हेलो एंड वेलकम टू द एग्जाम प्रोफेसर। आई एम योर प्रोफेसर। तो आज हम बात करेंगे एसएससी रजिस्ट्रार 2021 में इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आपसे जो पूछे गए थे उसके बारे में। अप्रॉक्सीमेटली कोई 11 से 12 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी के थे। राइट। तो कल भी मैंने कैटेगराइज किया था प्रीवियस वीडियो में कि कौन सी सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अब वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन उसमें मैंने कहे थे और एक यूटी का भी क्वेश्चन डाल दें जो इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है, तो 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बारे में बात करेंगे और की के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी जेकेपीएससी ने इंट्रोड्यूस की हुई है। उसमें कुछ मिस्टेक्स मुझे लग रही हैं कि कुछ दो क्वेश्चंस आपके हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली उनका आंसर कुछ और होना चाहिए था। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं तो वो मतलब कि डाल सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये सेट ए के अकॉर्डिंगली होंगे। मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे ये क्वेश्चन भेजे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने फ़ोटोज़ जो हैं इसमें से निकाल के इसमें डाली हुई हैं। तो तभी ये थोड़ी फ़ोटोज़ ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगी और क्वेश्चन नंबर्स भी, नंबरिंग भी इसकी सेम नहीं है। लेकिन आपके लिए मेन है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है और जो आंसर की रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं उनके लिए सेट ए के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर क्या है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपका मेंशन्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस। तो वही वीडियोस देखें अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए सॉल्व, मतलब कि इनका आपको फ़ायदा होगा इनको देख के, तो ही इनको वीडियो को देखो, नहीं तो वीडियो को बंद कर दें। फालतू टाइम मत वेस्ट कीजिए हर वीडियो देख के। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 कि आपके यूनियन टेरिटरीज में जो है राज्यसभा, जो राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सबको पता है कि इट इज़ बी। कि क्या रहता है कि एक स्पेशल आपका इलेक्टोरल कॉलेज आपका बनाया जाता है कि उस पर्पज़ के लिए कि इलेक्शंस के लिए, कि जैसे किसी भी आपकी कोई भी आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज कौन सी वाली, जिनका जो है आपका जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनको छोड़ के बाकी यूनियन टेरिटरीज में अगर राज्यसभा की सीट बनती है, ऑल्दो अभी तक किसी भी आपकी यूनियन टेरिटरी की एक्सेप्ट दीज थ्री हमें जो है राज्यसभा की सीट देखने को नहीं मिली, तो फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज आज तक अभी बना ही नहीं बेसिकली। लेकिन कल को जब अगर कल को सीट्स इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो आपकी जो है नंबर ऑफ सीट्स वो सेंसस जो 1971 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रीज कर दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं आपको पता होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। राइट। कि जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की, उसके अकॉर्डिंगली उसकी नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और राज्यसभा में होंगी। ठीक है, तो 10 लाख पे सीट रख लो, ऐसा ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो अभी वो बाकी यूनियन टेरिटरीज की इतनी पॉपुलेशन ही नहीं बनी उस टाइम 1971 के अकॉर्डिंगली, आज के टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं, 1971 के अकॉर्डिंगली, जो 1971 में सेंसिस हुआ उसके अकॉर्डिंगली, कि उनको आपका वो कुछ मिल पाए, ऐसा कुछ कि मतलब इतनी उनको मतलब पॉपुलेशन बनी नहीं कि उनको सीट मिल पाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन जा पाए। ठीक है, तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कल को बनेगी तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उनका, जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली जिन यूनियन टेरिटरीज की नहीं है उनका। राइट। तो फिर उसके बाद वो इलेक्टोरल कॉलेज एक, मतलब कि समझ लो कि एक स्पेशल एक ऐसा ग्रुप बनेगा, एक मतलब इलेक्शंस के थ्रू इनडायरेक्ट, मतलब जैसे हम ही लोग जो हैं, सपोज करो हमने कोई 10 लोग ऐसे इलेक्ट कर लिए, वो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। वो 10 लोग आगे क्या करेंगे, वोटिंग करके जो है ये आपके जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करेंगे फर्दर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका प्रोसेस रहेगा। तो अभी के लिए याद करने के लिए कि इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे और इसमें आपको पता है कि ऑलरेडी ये इनकी असेंबलीज हैं। तो जो जिनकी भी असेंबलीज हैं तो उनका तो ऑब्वियसली असेंबलीज ही वो इलेक्शन जो है राज्यसभा के कंडक्ट कर देती है। राइट। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा ऑब्वियसली। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइंस वाले, मतलब कि यूपीएससी पैटर्न जिसको मैं कह सकता हूँ कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है आपके हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ है ये सारा का सारा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे डायरेक्टली क्या है कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ठीक है, अब सभी के सभी वही पॉलिटी के लिए फॉलो करते हैं ऑब्वियसली। कुछ लोग डी डी बासु, लक्ष्मीकांत के बाद ही ऑब्वियसली वो बुक्स फॉलो की जाती हैं। डी डी बासु, लक्ष्मीकांत के साथ कुछ लोग जो हैं क्या कहते हैं उसे, पीएम बख्शी का एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, तो वो भी फॉलो करते हैं। यहाँ कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप भी आप फॉलो कर सकते हो और सारे के सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हो टाइम टू टाइम। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जो केएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सिमिलर टू सिमिलर इस तरह से ही कुछ क्वेश्चंस आपको घुमा के डाले जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत डाउट में डाला जाता है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं लाइनर्स वाले, इसमें क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी यूज़ होती है। तो एक भी अगर आपको लाइनर पता है कि इसका आंसर नहीं है तो उससे काफ़ी सारे जो है आपके ये मतलब कि ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट। तो हाँ, पहला बिल्कुल ठीक है। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइस द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी ठीक है क्योंकि गवर्नर आपका एड एंड एडवाइस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंडियन पॉलिटी है इसका क्या है कि जो लिखा है वो सच है।
राइट? जब लिखा हुआ है कि ऐसा बोला हुआ है कि जो गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही काम करेगा, आर्टिकल नंबर 163 ये बोलता है, राइट? तो वो हमेशा ऐसे ही होगा। अगर आपकी ये जो है असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है, उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं मतलब कि इनडायरेक्टली वो रहेंगे और वो उनको क्या करेंगे, मतलब कि एडवाइस करेंगे, मतलब कि एक ऐसा एक सिस्टम, मतलब सिस्टम फॉलो करने के लिए ही ऐसा कुछ एक, मतलब समझ लो कि ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी डायरेक्टली लाइन टू लाइन सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट मारा हुआ है, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से। आर्टिकल 356 कैन बी इन्वोक्ड ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 है ना, तो ये वाली इमरजेंसी जो है इन्वोक करने के लिए जो है रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट जो है इसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट की। ठीक है, वो आर्टिकल 352 के लिए आप कह भी सकते हो, लेकिन आर्टिकल 352 इज़ नेशनल इमरजेंसी। तो 356 के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट जो है ऑन, मतलब कि आपको पता है कि गवर्नर की रिपोर्ट पे या उसके अलावा भी आर्टिकल 356 के तहत मतलब आपकी स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। तो सेम टू सेम, मतलब कि जिन्होंने काफ़ी, मतलब लक्ष्मीकांत 3-4 बार जिन्होंने रीड करी होगी, तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली जो है वो कर सकते हैं। तो 22 का आंसर जो है इट इज़ सी। तो सी बना फिर 22 का आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है सी रहेगा, राइट? आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बताएं कि द इफ स्टेट लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन कंकरेंट लिस्ट कन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ, विच ऑफ द दीज फॉलोज, मतलब इसमें से क्या चीज़ फॉलो करेगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है कि हमारी 3 लिस्टें हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाती है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन लॉज बनाती है, और मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों यूनियन एंड आपकी स्टेट, जैसे एग्जांपल एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट, तो इसलिए आपका स्टेट बोर्ड भी है और आपका सीबीएसई बोर्ड भी है, राइट? तो अभी ज़्यादा हर चीज़ में डिस्कस, मतलब कि डिटेल में नहीं कर सकता, काफ़ी लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मतलब कि दोनों इस पे लॉज बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट पे। लेकिन आपका, ठीक है, होता क्या है कि जब भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तो याद रखें कि हमेशा सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा चाहे कुछ भी हो स्टेट लॉ पे, क्योंकि सेंटर इज मोर पावरफुल इन इंडिया, ठीक है, रेदर देन स्टेट। ठीक है, तो इट इज़ अ फेडरेशन, नॉट अ फेडरेशन, इट इज़ अ फेडरल सिस्टम, नॉट फेडरेशन। यूएसए हैज़ फेडरेशन, राइट? तो इंडिया में क्या है, इट इज़ अ फेडरल सिस्टम, बट एट द सेम टाइम याद रखें कि सेंटर्स लॉ, मतलब और ऑन द बेसिस ऑफ कनाडा हम बात करें, तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा पे बेस्ड है। कनाडा में भी यूनियन आपकी जो है, सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया में भी सेंटर स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए लॉ, अगर जो दोनों में कन्फ्लिक्ट आया तो सेंटर लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम, बाकी ये फालतू में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा तो नहीं है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। तो मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, वैलिड रिस्पेक्टिव लॉज इन लार्जर इन नेशनल इंटरेस्ट, ये मतलब एक वेग स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा डी। देन कमिंग टू 24th क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, दिस इज जस्ट अ रूल ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली यस, कि हमेशा मेजॉरिटी रहनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। मेजॉरिटी के अलावा फिर जो है उसको मतलब कि एक तरीके से ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वैसे भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो खुद ही रिजाइन कर दे, ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ ए रूल, कन्वेंशन फॉलो की जाती है, मतलब कि एक ट्रेडिशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली, ठीक है, मैंशन नहीं है। ठीक है, तो पहला तो क्या कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि पहला जो है आपका ऑप्शन ठीक है, राइट? लेकिन इसके बाद क्या, इन इवेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस, डिमिटिंग मीन्स रिजाइनिंग, ठीक है, तो बिफोर द एंड ऑफ देयर टेन्योर, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा विल मतलब ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपका जो है बुक में भी, लक्ष्मीकांत में, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका जो है किस तरीके से एक दिया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आपके प्रेजेंट नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, वो आपका जो है प्रेसिडेंट जो है वो रहता है, राइट? तो ये इस तरीके से पूरा एक सिस्टम चलता है, एक मतलब कि बोल सकते हैं कि ये नहीं तो ये,
ठीक है, ये नहीं तो ये। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लिखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का मेंशन नहीं है। पहले तो ये 4 ही होंगे ऑब्वियसली, उसके बाद ही बाकी चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली इन चारों का ही सिर्फ मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है? तो इसलिए सेकंड इज़ रॉन्ग। तो 24th का आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आपको पता ही है कि आपकी जो की है उसमें वो सी दिया हुआ है, उसमें बोथ को सही किया हुआ है, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है? तो इसमें आप जो है जो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के साथ जो है ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आगे बात करेंगे एज एज पर ये रिगार्डिंग राज्यसभा है, ठीक है? तो जो भी आपका कंटेस्ट जो है राज्यसभा के इलेक्शन लड़ रहा है नीड नॉट टू बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है? तो मतलब कि अगर सपोज करो कि जैसे कि कोई जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, वो बिहार से है, ठीक है? कि कल को सत्यपाल मलिक जी आ जाए बोलो कि जी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राइट? तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट? चलो ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा एज 6 years, इट इज डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है? रूल्स ऑफ राज्यसभा भी नहीं बोल सकते, एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो वो सिर्फ राज्यसभा के रूल्स तो नहीं है, ओवरऑल जो मतलब कि लोकसभा राज्यसभा सभी के लिए एक्ट जो है ये सिंगल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 10th शेड्यूल डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल ये ठीक, मुझे थर्ड जो है इसका ठीक लगा, ठीक है? तो पहला भी ठीक है कि हाँ नीड नॉट टू बी एन इलेक्टर, दूसरा भी ठीक है, तो 1 and 3 इज द आंसर, तो बी होना चाहिए, ठीक है? तो अभी इसमें 1 2 3 वाला तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रूल्स ऑफ राज्यसभा नहीं, यहाँ पे आरपी एक्ट आएगा। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है आपका, राइट? तो सेकंड वाले में जो है मतलब कि इसमें आरपी एक्ट आना चाहिए, कोई रूल्स ऑफ राज्यसभा ऐसा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट इसका जो है फर्स्ट भी आंसर है, थर्ड भी आंसर है, लेकिन आपकी की में जो है 3 आंसर दिया हुआ है। लेकिन जो है फिर से आपको बोलूँ 2003 से पहले पहले जो है वो नीड्स टू बी एन इलेक्टर होना चाहिए था, मतलब वहाँ का ही होना चाहिए था, उसी स्टेट का, उसी यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए था। लेकिन 2003 के बाद ऐसी रूलिंग आ चुकी है कि अब वो वहाँ का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि उसका होना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो रहेगा सी, सॉरी बी, सी इज इन द की, राइट? तो ये जो की में दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चंस जो हैं की में दिए हुए गलत हैं, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन आप डाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन्होंने ये आंसर सही किया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है? तो चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज टू बी द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर से वो मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट आ गया, तो येस 1 इज गुड। द गवर्नर हैज फुल डिस्क्रिशन पावर इन समनिंग अ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, गवर्नर समन करता है सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात सच है, लेकिन डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन मतलब समझते हो, अपनी मर्जी से, ठीक है? अपनी मर्जी से ये काम नहीं हो रहा। गवर्नर जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसकी जितनी भी डिस्क्रिशन पावर्स हैं वो आपकी ऑलरेडी आपको पता है कि क्या क्या डिस्क्रिशन पावर्स कहाँ कहाँ पर आती हैं, ठीक है? वो चीज़ें हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, गवर्नर की पावर्स को अलग से वीडियो डालेंगे, यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अपनी मर्जी नहीं है, ही एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस तरीके से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर वो पूरा आपका जो है इस टाइम डिसॉल्व भी हो गई हो आपकी असेंबली, तब भी वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट टाइप रहती है, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं जो कि उसको एडवाइस करते हैं, मतलब सिर्फ एक नाम के लिए, उस टाइम इतने काम नहीं होते, राइट? तो आर्टिकल 163 के तहत वो एडवाइस पे ही काम करता है, तो डिस्क्रिशन नहीं है, तो इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग शुड बी 15%, नॉट एक्सीडिंग 15%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एन अमेंडमेंट, ठीक है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एन अमेंडमेंट, ठीक है? तो 91st अमेंडमेंट थी आपकी, 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ये आपका जो है 15% वाला रूल लेकर आए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने नंबर थे पता नहीं 100 200 लोग जो है मिनिस्टर्स ही हो जाते थे, तो सभी को बस फालतू में ऐसे ये पोस्ट क्रिएट्स की हुई थी, राइट? तो थर्ड भी गलत है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा 31 का। देन कमिंग टू 32, ट्रू रिगार्डिंग डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज डेलिमिटेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे इजी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो सपोज करो यहाँ पर जो है 4 सीट्स में लेके चलता हूँ, सिर्फ मैं 4 सीट्स लेके चल रहा हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल नॉट ट्रू, ठीक है? क्योंकि आधे बोलेंगे सर आपने 4 बोला था हमने 4 कर दिया, इट इज़ एन एग्जाम्पल समझाने के लिए, क्योंकि 4 क्या है ना आसानी से हो जाएगा। अब देखो, मैंने ऐसे जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, ऑल दो कुछ पीओके में पार्ट है, लेकिन सपोज करो सब एक भारत श्रेष्ठ भारत और सारा का सारा जम्मू कश्मीर एक ही जगह आ जाए, और ये आपकी 4 सीटें हो गई, ठीक है? 20 साल बाद क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं अब बोला कि कुछ ऐसा आइसेज आ गया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ पड़ना जो है शुरू हो गई,
ठीक है, तो बर्फ़ ले आते हैं थोड़ी कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड, कोल्ड एरियाज़ ये होने लग गए और जितने भी लोग हैं वो अब क्या होने लगे, माइग्रेट करने लगे इन एरियाज़ में। ठीक है, अब जो है माइग्रेट इस तरीके से हुए, तो माइग्रेशन के बाद क्या हुआ कि अगर मैं दोबारा से ये माइग्रेशन कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं सारा, ठीक है। तो माइग्रेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से हुआ कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इन एरियाज़ में आ गई, इस इधर पे पॉपुलेशन कम हो गई। तो डेलिमिटेशन क्या करेगी कि सीटें 4 ही रहेंगी लेकिन उसका एरिया रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगी कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि माइट भी यहीं पर 1, 2, 3 और ये पोर्शन 4, मतलब इस सारे पोर्शन की 1 सीट और इस पोर्शन को 3 सीट्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड डेलिमिटेशन, जो अभी जम्मू कश्मीर में होने वाली है। अभी तक 4 बार हुई। पहला सेंसस 1951 में हुआ, जनगणना, तो उसके बाद डेलिमिटेशन हुई 52 में, दूसरा 61 में, तो अब 63 लेके चलो दूसरी, फिर उसके बाद 70 में भी आपकी हुई डेलिमिटेशन, 72 73 में थर्ड डेलिमिटेशन हुई। फिर मैंने आपको बताया 1971 के अकॉर्डिंगली वो सीट्स ही फ्रीज कर दी, फिर डेलिमिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर 2002 में बोला कि नहीं भैया थोड़ी डेलिमिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की कुछ जो है पॉपुलेशन काफ़ी सारा माइग्रेशन हो चुका है, तो डेलिमिटेशन कर लो, सीट्स तो फ्रीज हैं ही। तो 4 बार ही आपकी डेलिमिटेशन हुई है अभी तक। ठीक है, तो जो इसलिए 4 टाइम्स सेकेंड वाला ठीक है आपका, हेडेड बाई रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज रहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और एक स्टेट के मतलब रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, 3 लोग इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पावर होती है डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ मतलब कि जो भी है जो लिखा है वही, मतलब कि बिल्कुल जो मैंने कह दिया सो मैंने कह दिया, राइट। इसमें क्या रहेगा कि जो भी डेफिनेट रहेगी इसकी पावर, तो मतलब कि कोई भी ऐसा भी नहीं कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसको ऐसा नहीं आप बोल सकते कि कोर्ट में जाके अपने केस कर दिया कि भैया ये जो है मुझे पसंद नहीं आया ये डेलिमिटेशन, तो इसको चेंज कर दिया जाए। नहीं, किसी भी कोर्ट में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वैसा कुछ है, तो थर्ड इज़ रॉन्ग। देखो किस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो रिवीजन इज़ द की, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, राइट। उसके बाद द फर्स्ट, देखो अभी मैंने तीसरा गलत किया, तीसरे अभी मैं एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ कैसे होगी। तीसरा गलत किया तो ए गलत हो गया, बी भी चला गया, ऑल ऑफ द अबव भी चला गया। सिर्फ एक चीज़ मुझे जो पता थी कि थर्ड वाला नहीं है, तो एलिमिनेशन टेक्निक से ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, तो बचा ही गया ई। अब फर्स्ट डेलिमिटेशन तो भाई 1952-53 में हुई होगी, लेकिन इसने लिखा है कि एक्सरसाइज, नॉट डेलिमिटेशन कमीशन, एक्सरसाइज मतलब कि ऐसा कुछ जो काम जो है पहली बार प्रेसिडेंट की देखरेख में इलेक्शन कमीशन ने किया, राइट। लेकिन अब इस चीज़ के बारे में तो कहीं बुक में लिखा नहीं होगा, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से पता चल गया कि ये फोर्थ वाला भी सही है, क्योंकि बचता ही हमारे पास सी ऑप्शन है, तो दिस इज सी। नेक्स्ट जो आपका है 30th क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या है, अब वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 32 के बाद 30 आ गया, फिर वो उल्टा हो गया यहाँ से 30, 29, 28। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी वाज क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस। ठीक है, जितनी भी आपकी असेंबलीज हैं वो यूटी एक्ट आपका था, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, उसके अकॉर्डिंगली बनी। यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो असेंबलीज थी। ठीक है, यूटी मतलब असेंबलीज में क्या उस टाइम थी ही पुडुचेरी, दिल्ली का तो स्पेशल आपका कैपिटल एक्ट लगेगा, राइट। तो हाँ, एक्ट के थ्रू लगी थी वो। एक्ट्स अभी याद करना हाँ ज़रूरी है, अगर आप आईएएस केस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर आपको तैयारी करनी है, नहीं तो ये जो पॉलिटी है या कोई भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये तो एक समंदर है, जितना जितना नीचे जाओगे तो मरियाना ट्रेंच तक ये जाता है, वहाँ तक भी कोई गया नहीं, क्या पता उससे भी नीचे कुछ हो। लेकिन ठीक है, कि मतलब लिमिट नहीं है इतनी ज़्यादा इसकी, राइट। पुडुचेरी लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ सम एमएलएज नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, सम एमएलएज। ठीक है, तो यस बिल्कुल ठीक है कि हाँ कुछ एमएलएज उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नॉमिनेट भी किए होते हैं, हाँ ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ टाइम सम टाइम्स एक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर ऑफ लॉ मेकिंग, तो कुछ टाइम जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकता है, तो हाँ ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पावर उसकी होती है, तो कुछ टाइम डिस्क्रिप्शन पे भी काम करेगा। तो तीनों के तीनों मुझे ठीक लग रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। कमिंग टू 29 क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। देखो पहली बात ये क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो या तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी 50% के साथ कर सकते हो, बोला 50% लोगों ने पार्लियामेंट में बोल दिया हाँ, तो अमेंडमेंट हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, हम करेंगे उसको अलग से, अगर मतलब कि आगे जब ये चलेगा चैनल तो
ये जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ये 3 तरीके से आप अमेंडमेंट कर सकते हो। यहाँ पर तीसरे वाले का पूछा हुआ है, तो सबके एग्जाम्पल्स अगर आपको पता हो तो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले 7 शेड्यूल ही आ जाता है। वो सबको पता होना चाहिए कि हाँ, स्टेट रेटिफिकेशन मतलब कि ऐसी कोई चीज़ होगी ना जो स्टेट्स को भी उसका असर पड़ रहा है, सभी स्टेट्स को, तो वो चीज़ें जो हैं स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में तो पास होंगी, लेकिन हर कम से कम 50% स्टेट्स की असेंबली भी उनको पास करनी चाहिए। जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, जीएसटी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 7 शेड्यूल जो है वो आपका है, वो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड वो लिस्ट है, तो ऑब्वियसली वो सभी को इम्पैक्ट करेंगी। तो थर्ड भी आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट है, तो ये तो किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है। जो स्टेट का अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें दूसरी स्टेट को क्या लेना देना भैया कि तुम बनाओ नहीं बनाओ, उससे उसको तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला दूसरी स्टेट को। तो दूसरा वाला तो गलत है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे तो सिर्फ एक ही पार्ट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये डी भी चला जाएगा यहाँ पर, फिर हमारा 50-50 हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने बोला आपको कि तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन फिर भी हमें फोर्थ भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, तो हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए मतलब इसमें भी सभी स्टेट्स को फ़र्क पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कमिंग टू 28th क्वेश्चन, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट जनरल इंक्लूड। तो यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट जनरल की बात की गई है आपकी, ठीक है। तो 165 आर्टिकल है आपका एडवोकेट जनरल का, राइट। तो उसमें सारी की सारी वो आर्टिकल 165 में ही, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आर्टिकल 165 की में ही सारी की सारी ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। पहली वाली भी है, दूसरी वाली भी है, एडवाइस गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स एंड ऑल, और जो भी ड्यूटीज़ उसको दी गई हैं गवर्नर के द्वारा एंड ऑल सच थिंग। ये मीडिएट डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये वेग स्टेटमेंट्स हैं। टू गिव एडवाइस टू गवर्नर टू मेक रूल्स फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन इन द बॉडी, ये भी वेग स्टेटमेंट है। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? रिवाइज से, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो लिखा है वो सच है। आपने देखा होगा जुडिशरी में क्या होता है, वो एक मैम से होते हैं, ठीक है, अभी सबके समझाने के लिए बुक में कहते हैं ना, वो काली पट्टी पहनी होती है उन्होंने, और वो उसको कुछ दिखता नहीं है ना, खोल के फेंक दो काली पट्टी, देखो तुम्हारे सामने। मूवीज़ में कितना कुछ दिखाते हैं, अभी वो मैं डाल नहीं पाया फ़ोटो जल्दी जल्दी में, नहीं तो मैं वो दिखाता सनी देओल किस तरीके से वो बात करता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब, जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। तो ये सब नहीं लिखा है तो ये सच नहीं है। ये मत सोचो कि हो सकता है, अपने से सोचो मत कि हाँ हो सकता है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ये भी हो ही सकता है, लिखा तो है, उसने तो लिखा ही आपको गुमराह करने के लिए। तो अपना दिमाग वहीं पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। तो इसका आंसर ही क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, विच आर द फॉलोइंग एम्प्लॉइज ऑफिसर आर कवर्ड अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कैट के अंडर आपके कौन से ऑफिसर्स आते हैं? तो सबसे पहले कैट के अंडर कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं? आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जितने भी हो गए ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS IPS एंड आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी आपका बुक में ही लक्ष्मीकांत में मैंशनड है। इसका आंसर वैसे ये है, थर्ड एंड फोर्थ, तो सी आंसर है इसका। पता होना चाहिए आपको कि जो है इसमें क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो बुक में एक्सेप्शंस दी हुई हैं कि इसमें कौन कौन से लोग नहीं आते, क्योंकि सेंट्रल एम्प्लॉय तो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो यहीं से लोग जो है अपना लगा लेंगे कि यार सेंट्रल ही होगा कुछ। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस क्या है कि वही कि सबसे पहले आपका जो है जितने भी डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ठीक है, सिविलियन एम्प्लॉयज़ नहीं, डिफेंस फोर्सेस के मेंबर, सिविलियन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड है, लेकिन डिफेंस वाले बाकी इंक्लूडेड नहीं है। आपके जो इसमें ये लिखे हुए हैं आपके ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। फिर आपके सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें ये जो है नोट्स बना के आपको इसको याद करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, जिसने लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हो। क्योंकि देखो बाकी पेपर टफ था, तो ऑब्वियसली मैंने जैसे कल कट ऑफ भी प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत दिया, तो ये पॉलिटी का ऐसा था कि जिन्होंने लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ी होती तो ये 12 के 12 में से तो मैं 10 क्वेश्चन तो लेके चलता हूँ कि यहीं से हो जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी कुछ पैसेज वगैरह से आप कर लेते तो मतलब था ये स्कोरिंग में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं स्कोरिंग में सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि आ जाके वही 200-300 लोग नहीं सिलेक्ट होना, टॉपर्स जो मतलब कि टॉप के 200-300 होंगे। तो जम्मू मतलब कि जो जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम था, तो ऑब्वियसली इतने स्टूडेंट्स तो रहे होंगे जिन्होंने जो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल मतलब तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से भी कुछ लोग लगे हुए हैं, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो 3-3 4-4 सालों से लगे हुए हैं। तो ठीक है, तो उनको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे था, क्योंकि ये उनके लिए एक अच्छा पेपर मैं बोल सकता हूँ डिज़ाइन किया गया था, उनके लिए जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो IAS केस की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी एक गेस्टेड पोस्ट ही है, तो एक तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है कि मेंस का एग्जाम आपने देना नहीं है, डायरेक्टली आपका जो है सिलेक्शन इसमें है इंटरव्यू एंड प्रीलिम्स के साथ।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कब कब ऑर्डिनेंस बना सकता है, तो व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व, तो तब नहीं बना सकता। जब डिसॉल्व असेंबली होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बना सकता। ये बिल्कुल बीच बीच से उठाई हुई हर चीज़, राइट। और प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ वो तो चाहिए होती है, तो इसका आंसर होगा बी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है वो विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ही बना सकता है सबसे पहले तो, ठीक है। और तब नहीं बना सकता जब असेंबली डिसॉल्व हो, राइट। ऑर्डिनेंस पावर्स आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की पढ़ेंगे तो ये चीज़ उसमें, तो मतलब जो भी एक्सेप्शंस दी हुई हैं वो एक्सेप्शन से ही सारे क्वेश्चन उठे हुए हैं, राइट। इसके अलावा ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो ये है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में एंड ऑल, तो आई विल ट्राई कि जितने जितने हो सके डाउट में क्लियर करूं, ठीक है। अगर आपका मतलब कि मुझे लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का, तो आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो अगर आपके फ़ायदा का है, नहीं तो ऐसे फालतू में सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर लगेगा कि अच्छा, तो फिर हम ऑब्वियसली जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अपकमिंग वीडियोज़ आपकी रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी की सारी डालेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ही बोलेंगे तो सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, लेकिन क्या है कि जितने भी फैकल्टीज़ जो रहती हैं, जो सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत रेयर होगा कि वो आपको फ्री में सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो जो भी होंगे कुछ तो चलो बाकी ज़रा डिस्कस क्या करना, कौन अच्छा कौन बुरा है। तो बस इतना है कि मैं बोलूँगा कि टाइम को अपना यूटिलाइज़ करें, टाइम इज़ द मनी, टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ प्रीशियस। तो हर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ भी इश्यूज़ होंगे तो, कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं।